वेलकम टू एकेडमिक एडुजोन। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इंटरेस्टिंग भी है। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें वर्ल्ड हिस्ट्री में इंटरेस्ट है उन्हें ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ ऑल हमें यूरोपियन कंट्रीज के बारे में, उनके इमर्जेंस के बारे में, या उनके एक कंट्री कैसे फॉर्म हुआ इसके बारे में हमें पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा। ओके देन, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी, क्योंकि ये जो वीडियो है ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसमें हम लोग जानेंगे कि चैप्टर में है क्या। तो लेट मी टेल यू कि जब भी आप वीडियो देखा करें तो अपना बुक अपने सामने जरूर रखा करें। और इस वीडियो के लिए तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये एक पिक्चर के डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया जा रहा है। तो पिक्चर आपके जो विजुअलाइज किया जाएगा वो आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर तो पिक्चर बन नहीं सकती थी। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिख रखे हैं, लेकिन पिक्चर तो आपको अपने बुक में ही मिलेगा। ठीक है, तो वो आप प्लीज अपने सामने जरूर रखिएगा। तो जो चैप्टर के स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन आप देखेंगे, इट इज रिटन दैट इन 1848 Frederick Souriau, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of world made up of democratic and social republic. That means कि 1848 में एक पेंटर, एक आर्टिस्ट ने एक पेंटिंग बनाई, एंड the name of that artist was Frederick Souriau. उन्होंने एक पेंटिंग बनाई और उन्होंने उसमें क्या विजुअलाइज किया? उन्होंने विजुअलाइज किया है अबाउट अ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। दैट मीन्स कि ये उनका एक इमेजिनेशन था। ठीक है, और उस इमेजिनेशन को उसने अपने आर्ट फॉर्म में कैसे डिपिक्ट किया है ये अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, पिक्चर तो आप देख ही रहे होंगे किस तरह से पिक्चर बना हुआ है। तो वो पिक को क्या डिस्क्रिप्शन है वो मैं आपको दूंगी, तो और वो उसमें क्या बताया गया है ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले तो मैंने पहला पॉइंट भी लिख रखा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लास्ट में हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस क्वेश्चन के लिए आपको आंसर जो है, आंसर के जो पॉइंट्स, आपको हेडिंग पॉइंट्स जो मिलते हैं वो मैं आपके लिए प्रिपेयर कर देती हूँ, ताकि आपके लिए आंसर फॉर्म करना ज्यादा इजी हो सके। ओके, तो दैट्स व्हाई आई हैव गिवन हियर अकॉर्डिंग टू अ पॉइंट। जो लास्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी, उससे आप इजिली जो है अपने आंसर फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो पॉइंट मैंने लिख रखा है, होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, men and women of all ages and social classes marching. That means कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तो आप लोग जानते हैं। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एक फीमेल जो है स्टैच्यू है, फीमेल फिगर है, और वो लिबर्टी की स्टैच्यू है, फ्रीडम के लिए है, जो उसको माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है कि जो यूरोप और अमेरिका के लोग हैं वो पेंटिंग में दिखाया गया है कि किस तरह से वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को होमेज जो है वो पे कर रहे हैं। तो ये होमेज का मतलब क्या होता है? होमेज का मतलब होता है श्रद्धांजलि। ठीक है, तो किस तरह से विद ड्यू रिस्पेक्ट जो है वो कर रहे हैं। तो वो कैसे कर रहे हैं? तो यू मस्ट हैव सीन इन योर बुक द पेंटिंग। उसमें आप देखेंगे सीरीज ऑफ लाइन, आपको बहुत लंबा लाइन आप काइंड ऑफ अ ट्रेन जो है वो बना हुआ है, चेन बना हुआ है लोगों का। ठीक है, और ये लोग कौन है? ये लोग है यूरोपियन और अमेरिकन। ठीक है, और किस टाइप के लोग हैं? तो इसमें कोई पर्टिकुलर सिर्फ मेन है या फिर किसी पर्टिकुलर सोशल क्लास के हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने अपनी पेंटिंग में हर एक लोग को इंक्लूड किया है, आइदर ऑफ एनी जेंडर, चाहे मेल हो या फीमेल हो, किसी भी क्लास के हो या किसी भी एज के हो, वो सब उस मार्च में शामिल है। तो ये क्या दिखाया गया है कि लोग जो है वो मार्च करते हुए जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, चलते हुए जो आगे बढ़ रहे हैं, और किसके आगे बढ़ रहे हैं? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को ट्रिब्यूट देते हुए जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट इज स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी क्या है? तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी क्या है ये तो आपको मालूम है कि ठीक है, वो एक लिबर्टी के लिए जो है वो एक फीमेल फिगर है, और वो लिबर्टी को, फ्रीडम को जो है वो डिपिक्ट करते हैं। तो वो जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है वो उन्होंने वो कैसे दर्शाया गया है? तो द टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट इन वन हैंड, उनके एक हाथ में क्या है? टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट है। टॉर्च मतलब क्या? मशाल है। मशाल है इनलाइटमेंट का। इनलाइटमेंट मतलब क्या होता है कि वो जागरूक, डेवलपमेंट, इन सब चीजों के जो है वो एक मशाल ली हुई है। और दूसरे हाथ में क्या है? इन अनदर हैंड द चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन, मैन के राइट, लोगों के अधिकार जो है, जो
पीपल है उनके अधिकार के जो प्रिंसिपल्स है, उनके जो रूल है, वो उन्होंने दूसरे हाथ में पकड़े हुए हैं। दैट मीन्स कि ये क्लियर है कि वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, दैट मीन्स फ्रीडम की लिबर्टी है, फ्रीडम के स्टैच्यू है, और उन्होंने एक हाथ में जो है इनलाइटमेंट का जो है वो टॉर्च पकड़ा हुआ है, मशाल पकड़ा हुआ है, और दूसरे हाथों में उन्होंने क्या पकड़ा हुआ है, अबाउट द चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन। लोगों को कितने अधिकार होने चाहिए, क्या अधिकार होने चाहिए, इसके बारे में उन्होंने पकड़ा हुआ है। दैट मीन्स कि ये क्लियर है कि अगर लोग, वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो लोगों के फ्रीडम के बारे में बात करती है, लोगों के राइट्स के बारे में बात करते हैं, और लोगों के डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज शैटेड सिंबल ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। अगर आप पिक्चर देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि फोरग्राउंड में सामने की तरफ जो है बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े जो है वो दिख रहे होंगे। फिगर तो आपको ठीक से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये एक्चुअली क्या गिरे हुए हैं, क्या बिखर के जो है उनको गिरा के रखा हुआ है, वो कि किस तरह से जो है एब्सोल्यूट किसे कहते हैं, एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन क्या हुआ, मोनार्की जो है जिनके पास लिमिटलेस पावर होती है। ठीक है, तो यहाँ दिखाया गया है कि किस तरह से उनके पावर जो है शैटर्ड हो गए हैं, बिखर गए हैं, जमीन में गिर गए। दैट मीन्स कि देयर वाज एन एंड ऑफ एब्सोल्यूट पावर। एब्सोल्यूट पावर का एंड हो चुका है, अब उनका जो है रूल नहीं चलेगा। तो वहां पर आप देखोगे कि मुकुट वगैरह जो भी है वो सब बिखरे पड़े हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स कि दैट वाज अ सिंबल ऑफ डाउनफॉल, कि अब जो है लिमिटलेस पावर, जो मोनार्कियल जो पावर है उसका अब एंड हो चुका है। नेक्स्ट इज यूथोपियन विजन ऑफ सूर्यो का यूथोपियन विजन भी दर्शाया गया है। अब ये वर्ड तो आपके लिए न्यू रहा होगा कि ये यूथोपियन क्या है। तो यूथोपियन जो है एक इमेजिनेशन है। दैट मीन्स कि जो सूर्यो है, जो आर्टिस्ट है, वो एक ऐसे वर्ल्ड की कल्पना करते हैं, एक ऐसे आइडल वर्ल्ड की कल्पना करते हैं जो शायद इमेजिनेशन में ही हो सकता है, रियल में नहीं हो सकता है, या फिर बाद में हो सकता है। लेकिन जिस वक्त ये 1848 की बात हो रही है, उस वक्त ऐसा बिल्कुल भी मतलब पॉसिबल नहीं होता था जैसा वो सोच रहे थे। ठीक है, उनको ऐसा पॉसिबल होते हुए नहीं नजर आ रहा था, उनको सिर्फ इमेजिनेशन में जो है ये फिक्स था कि ऐसा एक आइडल वर्ल्ड हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है, तो ये सूर्यो का यूथोपियन विजन क्या था? The people of the world are grouped as distinct nations identified through their flags and national costume। तो उनका ये यूथोपियन विजन ये था, उनका ये इमेजिनेशन था कि जो दुनिया के लोग हैं, जो जितने भी लोग हैं वो ग्रुप, दैट मीन्स कि अगर एक तरह के लोग हैं तो उनको एक ग्रुप, एक कंट्री जो है मिलना चाहिए, उनका अपना एक नेशन स्टेट होना चाहिए। ठीक है, जिसमें वो यूनिफाइड वे में रह सके। ये उनका विजन था, जो उस वक्त जो है वो स्टैब्लिश नहीं था, लेकिन अब तो कहीं ना कहीं वो स्टैब्लिश हो चुका है। तो ये यूथोपियन विजन, ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा ये यूथोपिया। ठीक है, आपके बुक में डेफिनेशन भी दिया है, वेरी क्लियर। एंड क्राइस्ट सेंट एंड एंजल्स गेज फ्रॉम द हेवन, और वहां पर भी आप देख रहे होंगे द अपर पार्ट जो है वहां दिखाया गया है कि किस तरह से जीसस क्राइस्ट और एंजल्स और सेंट जो है ऊपर से ये जो सीन जो चल रहा है उसे वो देख रहे हैं। ठीक है, देख रहे हैं मतलब कि अगर यहाँ पर बात हो रही है कि क्राइस्ट की बात हो रही है या सेंट की बात हो रही है या एंजल्स की बात हो रही है, दैट मीन्स कि दे आर ऑल्सो फाउंड ऑफ दैट। ठीक है, उनकी एक ब्लेसिंग जो है वो दिखाई गई है कि किस तरह से ये एक अच्छा काम हो रहा है। ठीक है, दुनिया में, और वो जीसस क्राइस्ट के जो है वो उनका ब्लेसिंग जो है उनके साथ में है। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली द जो पोर्ट्रे है, जो पिक्चर उन्होंने बनाया है, ये पिक्चर जो है वो क्या डिपिक्ट करता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट। तो लास्ट में मैं जो क्वेश्चन दूंगी इसमें आपको उसके आंसर्स भी मिल जाएंगे। ठीक है ना, पोजीशन थ्रू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। अब मैंने आपको बताया कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से जो है वो पोजीशन जो है एक लंबी लाइन जो है वो चली आ रही है, द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। ठीक है, तो लाइन में तो ऐसा तो नहीं है कि सारे लोग जो है एक साथ आ रहे हैं, कोई आगे है कोई पीछे है, इस तरह से दिखाया गया है। तो यहाँ पर यह भी क्लियर किया गया है कि कौन लोगों को सूर्यो ने आगे रखा है और कौन जो है उनको फॉलो करते हुए जा रहे हैं। तो लेट्स नो अबाउट दैट। फर्स्ट इज दैट लीडिंग यूएस एंड स्विट्जरलैंड ऑलरेडी नेशन स्टेट। सबसे पहले जो वो लाइन को लीड कर रहे हैं वो कौन है? वो यूएस है और स्विट्जरलैंड है। क्यों सूर्यो ने उनको सबसे आगे क्यों रखा? बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जिस समय की बातें हो रही है उस समय तक यूएस और स्विट्जरलैंड ऑलरेडी एक नेशन स्टेट बन चुका था। अनदर वन, फ्रांस विथ रिवॉल्यूशनरी ट्राइकलर, उसके पीछे, दैट मीन्स कि यूएस और स्विट्जरलैंड को
पीछे फॉलो कौन कर रहा था? इट इज बीन फॉलोड बाय फ्रांस। और फ्रांस जो है अपने रिवॉल्यूशनरी ट्राई कर, उनके जो फ्लैग है वो लेते हुए चल रहे थे। वो आप बिल्कुल अच्छे से अपने बुक में देख रहे होंगे कि किस तरह से जो है सब लोग अपने नेशनल स्टेट का या अपने कंट्री का जो है झंडा लेते हुए चल रहे थे। नेक्स्ट इज जर्मनी विद ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग। फ्रांस के पीछे कौन है? जर्मनी। जर्मनी जो है वो अपने फ्लैग को होल्ड करते हुए, जो वहां के जर्मनी के जो लोगों को वहां दिखाया गया है वो अपने फ्लैग को होल्ड करते हुए चल रहे थे। बट इंटरेस्टिंगली ये है कि इट डिड नॉट एग्जिस्ट एज अ नेशन स्टेट। ये जिस समय इन्हें दिखाया गया है, जिस समय की ये पेंटिंग है, उस समय तक जर्मनी यूनिफाइड नहीं हुआ था। दैट मीन्स कि जर्मनी यूनिफिकेशन के रास्ते में है, उसी रास्ते में चल रहा है जिस रास्ते में यूएस है, स्विट्जरलैंड है या जो फ्रांस है, जर्मनी भी उन्हीं को फॉलो कर रहा है। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उस समय तक जो है वो नेशन स्टेट में फॉर्म नहीं हुआ था। नेक्स्ट इज पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया। उसके बाद से और भी बहुत सारे जो है कंट्रीज के बारे में बताया गया है, जैसे जर्मनी के बाद जो है ऑस्ट्रिया के लोगों को दिखाया गया है, या किंगडम ऑफ टू सिसिलीज के बारे में देखा है। तो टू सिसिलीज के क्या हो गया कि वो जो है साउदर्न इटली जो है वो टू सिसिलीज कहाँ है? साउदर्न इटली का जो है वो पार्ट है। फिर लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रशिया, ये सारे लोगों को आप देख रहे होंगे कि लाइन जो है बहुत लंबी है, एंड तक जो है उसमें बुक में दिखाया गया है। तो ये सारे कंट्रीज के लोग जो है वो वन आफ्टर अनदर जो है वो मार्च करते हुए होमेज पे करते जा रहे थे किसे? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट कि पोजीशन में कौन से लोग थे और किस तरह से जो है वो मार्चिंग हो रही थी। अब बात करते हैं कि बुक जो चैप्टर है वो चैप्टर एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो यहां तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि कहीं ना कहीं एक यूनिफिकेशन की बात हो रही है। ठीक है, कि कंट्री के फॉर्मेशन की बात हो रही है। यूटोपियन विजन से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो आर्टिस्ट है वो एक कल्पना करते हैं। किसकी कल्पना करते हैं? कल्पना करते हैं कि ऐसे कंट्री की जहां लोग एक साथ रहते हों। ठीक है, इसी की कल्पना करते हैं ना। तो यहां पर इसी की बात हो रही है। एंड तो ये चैप्टर भी एक्चुअली इसी के है, इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म। मतलब किस तरह से नेशनलिज्म की एक फीलिंग, राष्ट्रीयता की फीलिंग जो है लोगों के बीच जो है वो राइज हो रही थी। जब तक राष्ट्रीयता की मतलब नेशनलिज्म फीलिंग जो नहीं जब तक नहीं आएगा तो कंट्री के लिए आप वर्क नहीं कर सकते हो, कंट्री के लिए आप डेडिकेटेड नहीं हो सकते। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म, स्वीपिंग चेंजेस इन पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप। दैट मीन्स कि यूरोप में जो चलता आ रहा था पॉलिटिकल और जो मेंटल वर्ल्ड, मतलब कि जो चीजें लोगों के दिमाग में बहुत पहले से शुरुआत से ही भरी हुई थी। तो क्या भरी हुई थी कि मोनार्क है, चर्च है, यही रूल करेंगे, हम लोगों को उनके अंडर ही रहना है। लेकिन ये सारी जो सोच है वो अब खत्म हो रही थी। इट इज बीन स्वेप्ट अवे, उसको बाहर निकाल दिया गया। ओके, और उसकी जगह जो है क्या एक स्टैब्लिशमेंट आ रही थी, स्टैब्लिशमेंट ऑफ द इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का जो है वो राइज हो रहा था। नेक्स्ट इज और क्या है? इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट। अभी मैंने आपको बताया कि ये नेशन स्टेट क्या है। लेट मी टेल यू कि जैसे हम लोग अपनी कंट्री की बात करें, इंडिया तो एक कॉलोनी बना था ब्रिटिश का। ठीक है, लेकिन इंडिया का आप देख रहे होंगे कि अभी जो इंडिया के अगर मैप देखेंगे तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है? इंडिया का एक मैप आ रहा है। ठीक है, अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री, अगर आप यूरोपियन मैप आपके दिमाग में है अभी है, तो आप देख सकते होंगे कि जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, सबके अपना अपना एक मैप है। बट अर्लियर इट वॉज नॉट लाइक दैट। पहले ऐसा नहीं था। जैसे अभी भी हम लोग कह सकते हैं कि जैसे अगर हमारे इंडिया में जो नेशन, जो स्टेट है, स्टेट डिवाइडेड है, लाइक तेलंगाना है, जो आंध्र प्रदेश है, या फिर पंजाब है, बंगाल है। क्या जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो क्या उस समय भी ऐसे ही स्टेट्स बने हुए थे? नो, उस समय बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स है, लेकिन बारी बारी से जो है इसको स्टेट में फॉर्म किया गया। ठीक है, इन द सेम वे यहाँ हम लोग स्टेट की बात कर रहे हैं, लेकिन यूरोप में अगर हम लोग पहुंचेंगे तो ये स्टेट की बात नहीं हो रही है, ये कंट्री की बात हो रही है। ठीक है, तो उस समय तक, जिस समय तक की ये बातें हो रही है, चैप्टर की बातें हो रही है, तो उस समय तक यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज थे जो यूनिफाइड नहीं थे। हर तरह के लोग जो है दूसरे कंट्रीज में भी रहते थे। तो एक यूनिफिकेशन की कमी थी, एक जैसे नेशन की कमी थी। लेकिन इस चैप्टर में आपको पता चलेगा कि किस तरह से जर्मनी, किस तरह से इटली, किस तरह से ब्रिटेन जो है एक यूनिफाइड कंट्री बना, और एक तरह के लोग जो है वो एक कंट्री
जो है वो फॉर्म हो गया और उस कंट्री में जो है जैसे जर्मन जो है वो जर्मनी में रहने लगे, इटालियन जो है इटली में रहने लगे। तो इस तरह से उससे पहले क्या था, उससे पहले मोनार्की सिस्टम था और मोनार्की में तो आप जानते हैं किंगडम्स होते हैं और किंगडम्स का कोई एक अपना जो है वो बाउंड्री नहीं होता था, कोई बाउंड्री भी किसी के साथ जो है वो रिलेट किया हुआ था। ठीक है, तो ये है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इमर्जेंस ऑफ द नेशन स्टेट, दैट मींस कि कंट्री को फॉर्म होते हुए हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहीं पर मैंने आपको बताया नेशन स्टेट क्या है, सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री। ऐसे लोग जिनकी आइडेंटिटी कॉमन है, एक जैसे, अभी हम लोग जैसे इंडियन है, हम लोग सारे इंडियन जो चाहे तो हम लोग अलग अलग रिलीजन के हो, अलग कम्युनिटी के हो, अलग हम लोग लिंग्विस्टिक अलग हो, हम लोग का जो लैंग्वेज हो वो अलग हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो है हमारा नेशनलिज्म, जो हमारी जो इंडियन जो फीलिंग है वो हमें एक तरह से यूनिफाइड करती है। यही, और हमारी आइडेंटिटी भी तो यही है, वी आर इंडियन। चाहे हम लोग कैसे दिखते हो, कितने भी अलग दिखते हो, कितना भी अलग बोलते हो, कितना भी अलग खाते पीते हो, कितना भी अलग पहनते हो, लेकिन एक आइडेंटिफिकेशन जो है हम लोग का ये है कि वी आर इंडियन। इन द सेम वे यहाँ पर नेशन स्टेट की बात हो रही है, जो कि वो कॉमन आइडेंटिटीज, जो ऐसे लोग जो एक जैसे होते हैं, ठीक है, उनको एक कंट्री में जो है वो फॉर्म होना चाहिए और वही जो है एक कल्चर वाले लोग जो है वो नेशन स्टेट में फॉर्म होने चाहिए। और इसी तरह से जो है हम लोग देखेंगे कि किस तरह से नेशन स्टेट फॉर्म हुआ, किस तरह से जर्मनी फॉर्म हुआ, किस तरह से इटली फॉर्म हुआ, और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन के पार्ट में। की बात करें तो बहुत तरह के क्वेश्चन जो है इसमें फॉर्म हो सकते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन जो है फ्रेम किए जा सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट वन अगर हम लोग बात करें, लाइक एक्सप्लेन द पेंटिंग ऑफ फ्रेडरिक सोरियो के पेंटिंग को आप एक्सप्लेन करना है, तो एक्सप्लेन आप कैसे करोगे, या फिर आपको यही क्वेश्चन जो है कुछ अनदर फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, जैसे व्हाट डिड द पेंटिंग ऑफ फ्रेडरिक सोरियो डिपिक्ट, फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग जो है क्या दर्शाती है। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक डाल के, ठीक है, उसको अच्छे से डिस्क्राइब करना है। ये मैंने सिर्फ जो हाईलाइट करके ब्लू से लिखा है ये आपका टॉपिक होगा, जो इंटरनल पार्ट है ये नहीं होगा, ये कंप्लीटली डिफरेंट होगा, उसको आपको खुद से फ्रेम करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हाँ, टॉपिक आप इस तरह से लिख सकते हैं, और ये क्लियर आप जब इतने पॉइंट्स आप लिखेंगे और जब इसको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे तो आपका बहुत अच्छा जो है एक आंसर प्रिपेयर हो जाएगा। साथ ही अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको ये पोजीशन वाला भी चीजें याद रखनी होगी, या फिर अगर आप इसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो क्या होल्ड की हुई थी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी क्या है, कुछ भी जो है 1 मार्क्स क्वेश्चन में तो कुछ भी आ सकता है, तो वो आपको थॉरली जो है रीड आउट करके ही आप उसको प्रॉपर वे में जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके देन, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट सेशन की। ओके देन, गुड बाय एंड कीप लर्निंग।